बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां से खबरें आ रही हैं कि फवाद चौधरी और शुएब शाहीन एडवोकेट के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, जिसमें फवाद चौधरी ने थप्पड़ मार दिया है शुएब शाहीन एडवोकेट साहब को, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गए और ज़ख्मी हो गए। खबरें तो और थीं बहुत सारी जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड करवाना शुरू करने लगे थे, लेकिन ऐन उस वक्त ये खबर आई है अडयाला जेल से। सोशल मीडिया के ऊपर रूनमा हुई, नादिया खटक का एक वीडियो मैसेज देखा और उसके साथ साथ समी इब्राहिम साहब का ट्वीट देखा, जिससे मालूम पड़ा कि ये सब कुछ वहाँ पर क्या हुआ है। उसके अलावा ARY ने, एक्सप्रेस न्यूज़ ने, सभी ने इसे कवर किया और ARY न्यूज़ के जो नुमाइंदा थे उन्होंने बताया कि मामला कुछ यूँ हुआ कि जब शुएब शाहीन वहाँ पर खड़े थे, शायद अडयाला जेल के बाहर इंतज़ार कर रहे थे अंदर जाने के लिए, वहाँ पास से फवाद चौधरी गुज़रे और वहाँ कोई वकील साहब जो शुएब शाहीन के साथ खड़े थे, उनको फवाद चौधरी ने कहा कि तुम टाउट के साथ खड़े हो, गद्दार के साथ खड़े हो, जिस पर शुएब शाहीन साहब ने उन्हें वापस कहा कुछ, अब ये एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या वापस कलमात अदा हुए दोनों के, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने शुएब शाहीन साहब को थप्पड़ मार दिया। शुएब शाहीन साहब ज़मीन पर गिर गए, उनका हाथ ज़ख्मी हुआ। इस बारे में एक छोटा सा क्लिप जो है, वो जो एनी शाहिदा वहाँ पर नादिया खटक हैं, वो क्या कहती हैं, ये ज़रा सुनिए। बात कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए, तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरे और मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, फिर उन्हें जाके वहाँ से उठाया है और उनके हाथों पे भी थोड़ा सा जख्म आया, लेकिन आपने सुन लिया। इसके साथ साथ समी इब्राहिम साहब का जो ट्वीट है वो भी तफसील बताता है कि वहाँ पर क्या हुआ। अफसोसनाक वाक़या है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पेशली जबकि मुकदमा इमरान खान साहब से रिलेटेड है। और मेरा मशवरा तो यही होगा कि फवाद चौधरी साहब को तहम्मुल से काम लेना चाहिए और उसी तरह से सारी पार्टीज़ को, अगर कोई एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है भी, तो वो ज़ुबानी कलामी उस इख्तलाफ को एक दूसरे तक पहुंचाइए, क्योंकि आप सियासत में हैं। इससे पहले भी अभी बल्कि मैं जियो टीवी के एक रिपोर्टर को देख रहा था, उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी, शायद वो जो माजी में फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मारा था, एक तो समी इब्राहिम साहब को और दूसरा मुबशर लुकमान साहब को, शायद उसका जिक्र वो कर रहे थे। तो बहरहाल इन एनी केस मेरा तो मशवरा भी यही होगा और रिक्वेस्ट भी यही होगी कि हाथापाई से गुरेज़ किया जाए, और ये मुनासिब वक्त भी नहीं है। वैसे तो कोई भी मुनासिब वक्त नहीं होता इस काम का और ये कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जब इमरान खान जेल में हैं और वो जेल के अंदर ट्रायल फेस कर रहे हैं और जेल के बाहर इस तरह के मामलात होना जो है, ये किसी सूरत भी नेक नामी का बायस नहीं बन रहे। तो मेरी बहुत ही इल्तमास होगी इस सारे मामले के अंदर, मैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद नहीं, जो अमूमी लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने ज़्यादती की है। जो मैंने आपको कहा कि क्योंकि हर खबर का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, अभी मेरी ना तो शुएब शाहीन साहब से बात हुई है, ना फवाद चौधरी से, ना वहाँ पर किसी एनी शाहिद से मेरी बात हो सकी, क्योंकि मैं आई वॉज अबाउट टू रिकॉर्ड दिस वीलॉग जब ये खबर पहुँची। लेकिन जो अभी तक की मालूमात आई हैं उसमें तो ये लग रहा है कि शायद पहल जो है वो फवाद चौधरी साहब ने की है। तो इन एनी केस ये बदकिस्मती है, ये नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो चोलिस्तान से है। जी हाँ, मैं उसे ग्रीन पाकिस्तान कहूँगा, बढ़ता हुआ पंजाब कहूँगा, खुशहाल किसान कहूँगा। अब मुझे नहीं पता कि इस खबर को कैसे ब्रेक करना है, क्योंकि इस खबर को कोई किसी तरफ भी ले जाएगा और अपनी मर्ज़ी करेगा। खैर, कल ये हमें खबर मिली थी कि आर्मी चीफ मरियम नवाज़ और दूसरे हुकूमती ओहदेदार चोलिस्तान का दौरा करेंगे, जहां पर वो ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव का इफ्तिताह करेंगे। अब जब ये खबर मेरी नज़र से गुजरी तो ये खबर नॉर्मल नहीं थी। अब आप कहेंगे अब नॉर्मलिटी इसमें क्या थी? मैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मीडिया को हेड करता रहा हूँ, जब कोई भी डिग्निटरी जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लेवल या आर्मी चीफ के लेवल की हो, तो फिर जो दूसरी बड़ी डिग्निटरी है उसका जिक्र किया जाता है, बाकी जो हमनवा होते हैं उनका जिक्र नहीं किया जाता। मसलन आप कहीं पर भी आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं सुनेंगे कि आसिफ अली जरदारी
اور शहबाज शरीफ और दूसरे अकाबरीन ने फ़लाँ चीज़ का इफ्तिताह किया। ख़बर बड़ी सीधी होगी कि वज़ीर आज़म ने फ़लाँ जगह पर फ़लाँ चीज़ का इफ्तिताह किया, उसमें ये नहीं होगा दूसरे रहनुमाओं ने इफ्तिताह किया। तो ये जो उस लाइन के अंदर एडिशन था, दूसरे रहनुमाओं ने इफ्तिताह किया, इफ्तिताह करेंगे चोलिस्तान, मरियम साहबा का नाम था, आर्मी चीफ का नाम था और साथ लिखा हुआ था दूसरे रहनुमा चोलिस्तान में ये करेंगे। तो मैं उसी टाइम काली चौंका कि ये खबर ऐसे क्यों बन रही है, दूसरे रहनुमा इसके अंदर क्यों आ रहे हैं। आज समझ आ रही है कि शायद उस खबर को कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के जहन भी गंदे होते हैं, वो ख़बरों को खामखा गंदी शक्ल दे देते हैं। गंदी का मतलब है कि अपनी मर्ज़ी का रंग दे देते हैं। तो शायद उस रंग से बचने के लिए इस खबर के अंदर दूसरे रहनुमाओं का जिक्र किया गया। हालांकि आज जब मैंने फुटेज देखी तो वहाँ और कोई रहनुमा नहीं थे, दोनों साइड पे सबॉर्डिनेट्स थे। तो सबॉर्डिनेट्स के नाम जो हैं वो नहीं डाले जाते, मतलब वहाँ पर कोई ऐसे रहनुमा मौजूद नहीं थे कि कोई वहाँ शहबाज शरीफ भी थे, वहाँ पर कोई भी इन दोनों शख्सियात से ओहदे में रुतबे में कोई भी जो शख्सियत थी वो ऊपर नहीं थी। आर्मी चीफ थे और मरियम नवाज साहबा थी। वहाँ हुआ क्या कुछ वो तो आपके सामने रखते हैं। तो पहले तो मैं आपके सामने ये खबर रख रहा हूँ कि ये खबर कल कैसे आई और आज जब इसकी फुटेज सामने आई तो मुझे समझ आ गई कि ये बेसिकली जिसने भी कल की खबर जो है उसमें मोती परोए थे, वो इसलिए परोए थे कि वो खबर ऐसे नहीं जाने देना चाहते थे कि किसी जगह पर मरियम नवाज और आर्मी चीफ इकट्ठे किसी चीज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं, और सिर्फ वो कर रहे हैं बल्कि वो उसमें हम नवा भी डाल रहे थे, मतलब कि दूसरे लोग भी डाल रहे थे ताकि डिल्यूट हो खबर और कोई इसको ये रंग ना दे कि सिर्फ मरियम नवाज साहबा और आर्मी चीफ जो है वो क्यों इफ्तिताह कर रहे हैं, बाकी रहनुमा वहाँ पर क्यों नहीं है। तो पहली बात तो इस खबर में ये थी। आज फिर जब ये खबर आई तो और भी बहुत सारी जहतें इसकी हमारे सामने खुली। अब जो मरियम साहबा की खबर आती है उसमें मरियम साहबा की, क्योंकि उनके बारे में ये कहा गया था, शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ समझते हैं कि वो तकरीर बहुत अच्छी करती हैं और अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। तो एक तो आज उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कैरी किया, लेकिन आज ये नहीं पता मुझे कि वो नॉर्मली शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन आज शायद क्योंकि यूनिफॉर्म वाले लोग बहुत सारे इर्द गिर्द थे तो मरियम बाजी जो है वो थोड़ी शर्मा रही थी, थोड़ी सी शायद वो कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन फिर ये भी मेरा आइडिया गलत हो सकता है क्योंकि सफदर भाई भी तो मिलिट्री में थे, तो वर्दी कोई नई बात तो नहीं है बाजी के लिए, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने वर्दी पहली दफ़ा देखी है। तो कहने की बात ये कि बहरहाल शर्मा रही थी काफ़ी। जो तस्वीर मैंने तो वो तस्वीर नहीं बनाई, फिर 50 मुकदमे दर्ज कर देते हैं, कह देते हैं कि जी तस्वीर, तो ये तस्वीर जो वहाँ से जारी की गई मैं सिर्फ वो आपको दिखा रहा हूँ। तो उनमें मुतअद्दिद जगहों पर बाजी मरियम जो है वो ब्लश कर रही हैं, शर्मा रही हैं। उन्होंने ग्रीन जोड़ा पहना हुआ है, बहुत ही ग्रीन, पाकिस्तान के झंडे से भी ज़्यादा ग्रीन, ग्रीन ही जूता उन्होंने पहन रखा है, ग्रीन ही ज्वेलरी है, और वो मेकअप जो है वो फिर जो हमारे ज़राए हैं बाजी मरियम के साथ काम करने वाले, उनसे जब मालूम किया गया तो नॉर्मली बाजी का मेकअप उनके घर पे ही आर्टिस्ट करते हैं, और वो हायर्ड एक आर्टिस्ट हैं जो उनका मेकअप जो है वो उनके घर पर करते हैं। लेकिन आज ये जो इवेंट था जहाँ जाना था तो मेकअप के लिए वो कहीं पहले तशरीफ़ लेकर गई और वहाँ पर 2 से 3 घंटे उन्होंने गुजारे जहाँ पर उनका मेकअप हुआ, वो तैयार हुई। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर हैं, ज़ाहिर है तैयारी भी अच्छी होती है, होनी चाहिए। उसके बाद जब वो इस इवेंट पर तशरीफ़ लेकर गई और इसकी फुटेज आई तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझ आई इस फुटेज में से, और उससे हमें इसकी जहत का भी अंदाज़ा हुआ या ये कितनी अप स्केल ख़बर है उसका हमें अंदाज़ा हुआ, वो ये हुआ कि मरियम साहबा की जब भी फुटेज आती है रोज़, उसमें मरियम साहबा की तकरीर होती है, उसमें तालियां होती हैं और उसमें म्यूज़िक ज़रूर होता है। जब मरियम साहबा बातचीत जब सोशल मीडिया पर भी रिलीज़ हो या टिपिकल मीडिया में भी रिलीज़ हो, तो सोशल मीडिया में खुसूसी तौर पर मरियम साहबा जब बातचीत कर रही हों तो उनकी तकरीर के कुछ बाइट्स ज़रूर सुनवाए जाते हैं जहाँ पर वो पंच लाइन्स कुछ कहती हैं और पीछे म्यूज़िक ज़रूर चल रहा होता है ताकि ज़रा थोड़ा सा वो टिकटॉक का माहौल और वो जाज़िब बने। तो मरियम साहबा की कभी भी वीडियो गूंगी नहीं आती। कौन सी नहीं आती? गूंगी मैं उस वीडियो को कहता हूँ जिसके पीछे ना कोई तस्वीर, ना कोई म्यूज़िक होता है, ना कोई आवाज़ होती है, बस एक आध सेकंड के लिए तालियां बजने की आवाज़ आती है। उन वीडियोज़ को मैं गूंगी वीडियोज़ कहता हूँ। ये सिर्फ टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपको ये ना लगे कि मैं किस चीज़ को गूंगी कहता हूँ, तो ये आपको बताने के लिए। तो मरियम साहबा की कभी भी जो PR कैंपेन होती है या उनकी जो फुटेज आती है वो गूंगी नहीं होती। आज इस इवेंट से वो फुटेज गूंगी आई, उसमें सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए तालियां बजी, ना कोई म्यूज़िक है। ये आपको जो हम दिखा रहे हैं
इसमें हमने कोई इसकी आवाज़ बंद नहीं की, ये ऐसे ही है, ना कोई म्यूज़िक है, ना कोई इसके अंदर आवाज़ है, ये गूंगी है पूरी वीडियो, और सिर्फ एक आध जगह पर ताली 1-2 सेकंड की बज रही है, जहाँ पर वो भी आर्मी चीफ ने पहले इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ताली बजाना शुरू की, फिर बाजी मरियम ने बजाई और वो शर्मा गई लज्जा के साथ। मुझे ये नहीं समझ के क्यों आज इतना शर्मा रही थी। तो उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव का वहाँ पर शायद खजूरों का कोई बाग या दरख्त या बीज या खजूरों का कोई मामला था जिसका कोई इफ्तिताह वो कर रही थी, लेकिन फिर और भी बहुत कुछ उसमें नज़र आ रहा था। और आपको पता है कि क्योंकि हमारी मिलिट्री अब जो ग्रीन फार्म्स के नाम से एक ज़राअत भी कर रही है, किसानों का काम भी हमारी फ़ौज ने अब संभाल रखा है। और आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एक लंबी चौड़ी 4 के 4.5 लाख एकड़ ज़मीन हाल ही में उन्होंने, पहले भी लाखों एकड़ है लेकिन हाल ही में एक्वायर की उन्होंने, जो जिस पर वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो वो आपको पता है। और उसे SIFC के अंडर रखा गया है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट एज सच वैसे तो आई नहीं हमारे पास, तो SIFC के अंडर शायद हम वो कॉर्पोरेट फार्मिंग वगैरह करके कुछ इन्वेस्टमेंट दिखाना चाह रहे हैं। बहरहाल वहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें भी थी। फिर अचानक बाजी मरियम चढ़ गई, जी हाँ, छलांग मारी और वो ऊपर चढ़ गई, ट्रैक्टर जो वहाँ खड़ा था उसके ऊपर, और उन्होंने वो ट्रैक्टर चला के दिखाया। आर्मी चीफ बड़े महसूस हुए, खड़े रहे वो, और उन्होंने खड़े होकर देखा कि बाजी मरियम ट्रैक्टर पर चढ़ कर ट्रैक्टर कैसे चलाती हैं। तो बाजी मरियम ने थोड़ा सा ट्रैक्टर भी चलाया, उस पर भी तालियां बजी। और उसके अलावा जो फुटेज है उसमें बाजी मरियम बैठी हुई हैं और आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, और बाकी तमाम जिनके बारे में दूसरे रहनुमा ख़बर में लिखा था वो मुझे कोई नज़र नहीं आए, सवाए वहाँ पर मरियम औरंगज़ेब। और फिर मैंने ख़बरों को तलाश करना शुरू किया कि क्या पहले जहाँ जहाँ मरियम औरंगज़ेब जाती हैं तो दूसरे रहनुमा लिखा जाता है। तो बाजी मरियम की कोई ख़बर जो है उसमें पहले मुझे ये लिखा हुआ नहीं मिला कि दूसरे रहनुमा भी साथ। बाजी मरियम का होता है कि वो इस चीज़ का इफ्तिताह करने जा रही हैं। अब आज था कि आर्मी चीफ बाजी मरियम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और दूसरे रहनुमा, ये खसूसी तौर पर इसमें लफ्ज़ डाला गया था। उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि वीडियो गूंगी थी, तो जिससे फिर मैंने सोचा कि गूंगी वीडियोस कहाँ से आती है, तो मुझे फ़ौरन याद आया कि DG ISPR साहब की जो वीडियोस होती हैं वो गूंगी होती हैं। और फिर परसों आर्मी चीफ की जो इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ हुई थी वो भी गूंगी वीडियो थी। तो फिर मुझे समझ आई कि ये जो गूंगी वीडियोज़ की प्रोडक्शन है ये ISPR की तरफ से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वीडियो फुटेज जारी की गई है ये भी ISPR की तरफ से वीडियो फुटेज जो है वो जारी की गई है, इसलिए ये गूंगी है। अगर बाजी मरियम की तरफ से होती तो बाजी मरियम तो आपको पता है वैसे ही गूंगेपन के ऊपर बिलीव नहीं करती, वो तो लाउड है। और जैसा कि शहजाद अकबर साहब ने कहा कि वो अपने आप को कैरी भी बहुत अच्छा करती हैं और वो तकरीर भी बहुत अच्छी करती हैं। शहजाद अकबर कहते हैं कि आर्मी चीफ कहते हैं, और वो आज लग भी रहा था। और बल्कि नून लीग के एक मशीर जो हैं मरियम साहबा के, उन्होंने तो बाकायदा इसके ऊपर ट्वीट लिखा। नून लीग के अपने ओहदेदार हैं वो, मरियम साहबा ने उनको पोजीशन दे रखी है, उन्होंने ट्वीट लिखा कि जब पंजाब के 2 शेर, अब हालांकि एक शेर होना चाहिए, एक शेर नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों ये इनके अपने ओहदेदार, इनके अपने कैबिनेट के या करीबी लोग जो हैं वो मरियम साहबा की सिंफ चेंज कर रहे हैं, जेंडर चेंज कर रहे हैं। अब शेर तो नहीं कह सकते, नवाज शरीफ साहब को अब शेर कह सकते हैं, मरियम साहबा तो शेर नहीं होंगी, शेर तो नहीं होंगी वो। तो उन्होंने लिखा कि पंजाब के 2 शेर जब मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोगों को बड़ी आग लगती है, ये उनका ट्वीट था। तो लिखना तो यही चाहिए था कि पंजाब का शेर और शेर नहीं, लेकिन उन्होंने शेर लिखा। तो बहरहाल ये जो चोलिस्तान में बाजी मरियम, चोलिस्तान काफ़ी वैसे तो गर्म इलाका है लेकिन सर्दियों में बहुत ही, मैं अपनी बता रहा हूँ, अब आपको ज़रूरी नहीं कि बाजी मरियम को या दूसरे लोगों को भी ऐसा लगता हो। चोलिस्तान मुझे सर्दियों में बहुत खूबसूरत लगता है, सहरा मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, भला लगता है, क्योंकि गर्मी नहीं होती, सन्नाटा होता है वहाँ पर, एक तन्हाई होती है। चोलिस्तान के इलाके में अगर आपका कभी जाना हो, और ज़रूर जाइए सर्दियों में, मुझे तो वो बहुत रोमांटिक भी लगता है। हालांकि वहाँ दूर दूर तक दरख्त नहीं होते, लेकिन वहाँ का एक फ़ायदा भी है कि अगर आप थोड़ी दूर गाड़ी पे निकल जाएं तो कोई चरिंद परिंद इर्द गिर्द नहीं होता। तो अगर आपने तन्हाई महसूस करनी है, प्राइवेसी महसूस करनी है, या आपने कोई शेर व शायरी करनी है, सोचना है, या आपने कोई लिखने पढ़ने का काम करना है या रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है, तो दैट इज़ द बेस्ट एरिया आई वुड से, जिसमें जाके आप अपना तहकीक का काम कर सकते हैं, या वैसे फैमिली के साथ जाना है या सुकून कर सकते हैं। तो चोलिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, स्पेशली वैसे तो उसकी एक अपनी खूबसूरती है समर में भी, लेकिन विंटर में क्योंकि गर्मी नहीं होती तो आप उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। और स्पेशली अगर आप पूरे चांद की रात जो है वो चोलिस्तान में गुजारें तो वो और भी एक भली बात लगेगी। तो आज खैर ये ग्रीन कॉर्पोरेट का इनिशिएटिव, वहाँ पर मरियम नवाज़ आर्मी चीफ
اور یہ ساری جو خبر تھی یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اچھا، اس کے بعد اگلی ہمیں جو اطلاعات ملی وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی کوئی فوٹیج ہمیں نظر آئی. مریم اورنگزیب صاحبہ نے لاہور میں ایک افتتاح کیا پھولوں کا، برف باری کا. لاہور میں برف باری ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو پتہ یہ چلا کہ آرٹیفیشل فوم اوپر سے پھینک رہے ہیں اور اس سے برف باری کا سما پیدا کیا جا رہا ہے. اب یہ اتنا پیسہ لگا کے لاہور کے لوگوں کو آرٹیفیشل برف باری دکھانا یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ پاکستان کے اندر کہیں برف باری ہوتی نہیں ہے. پاکستان کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں برف باری انہوں نے دیکھی نہیں. مری ہے، لوگ جاتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن چلے بہرحال آپ کی جو مرضی، آپ بارش برسائیں، آپ شرمائیں، آپ برف باری چلائیں، آپ گرین انیشیٹو کریں، آپ ہرے کپڑے پہنیں، آپ شرمائیں، آپ کو لجا آئے، آپ جو مرضی کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، میں تو اس پہ کچھ نہیں. لیکن جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کا افتتاح کیا تو جو خود ان کی پریس ریلیز تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کی سربراہی میں یہ کام کیا گیا. تو اس خبر نے بھی مجھے کافی چوکنا کیا کہ کہیں فوٹیج میں وزیر اعلیٰ پنجاب تو نظر نہیں آ رہی، تو پھر مریم اورنگزیب اس کا افتتاح کر رہی ہیں، تو لکھنا چاہیے تھا کہ مریم اورنگزیب نے افتتاح کیا. تو یہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہاں پر مریم صاحبہ نے پہنچنا تھا، لیکن وہ چولستان میں بہت تھک گئیں، اور جب واپس آئیں تو انہوں نے پھر ان کی طبیعت نے ساتھ نہیں دیا. شی واز ویری ٹائرڈ، اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس تقریب میں نہیں جانا، اور اس لیے انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھیجا اور انہوں نے ان کے بہاف پر وہاں پر جو ہے یہ جو افتتاح کیا. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ترکی کے صدر کا دورہ تھا اور ہماری دو معزز خواتین جو ہیں ان کا کنڈکٹ ہے. اگین عورت کارڈ نہ نکال لیجئے گا. آسمہ شرازی صاحبہ ہماری بہن سرکاری حاجن فوراً عورت کارڈ نکالتی ہیں کوئی بات بھی کریں، اور حقوق انہیں سارے مردوں کے برابر چاہیے جو کہ ان کا حق ہے، اور ملنے بھی چاہیے انہیں. لیکن جیسے ہی آپ ان کے پروفیشنل پیشہ ورانہ کنڈکٹ کے اوپر تنقید کریں تو وہ فوراً عورت کارڈ نکال لیتی ہیں. اتنی جلدی ہندوستانی جو ریفری ہوتے تھے وہ پاکستانی ہاکی کے پلیئرز کے خلاف ریڈ کارڈ نہیں نکالتے تھے یا یلو کارڈ نہیں نکالتے تھے. جتنی جلدی یہ عورت کارڈ باہر نکال لیتی ہیں. لیکن باہر عورت کارڈ برائے مہربانی نہ نکالیے گا، میں تو صرف ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری نہ ہی ویسٹرن کلچر میں ایسے ہوتا ہے، کیونکہ خواتین کا بہت احترام ہے ویسٹرن کلچر میں بھی اور ایسٹرن کلچر ہمارے کلچر میں بھی. اب یہ جو تصویر ہے اس میں ترکی کے صدر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور غالباً یہ اس گاڑی کی تصویر ہے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ جو شہباز شریف کو انہوں نے گفٹ کی، اور اس میں شہباز شریف خود شاید وہ گاڑی چلا رہے ہیں اور ترک صدر جو ہیں وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں. مجھے لگ رہا ہے، آئی کین بی رانگ. اور اس میں پچھلی سیٹ پر جو ہیں وہ باجی بیٹھی ہیں، درمیان میں ایک ترک بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ایک اور خاتون ہے. اب یہ مجھے ترتیب سمجھ نہیں آئی، کیونکہ باجی نے ہمیں بتایا تھا نیب جب وہ جاتی تھیں کہ وہ نامحرم مردوں کے سامنے تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہوتی ہیں. پھر ہم نے وہ ہینڈ ہگ والا معاملہ دیکھا، دونوں ہاتھ جو اماراتی صدر کے ساتھ واقعہ پیش آیا. پھر ہم نے حال ہی میں انہوں نے دوبارہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اردگان صاحب کے ہاتھ پہ بھی رکھے اور انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا، وہ بھی دیکھا ہم نے. اب اس تصویر میں یہ میں نے دوبارہ کہا کہ اگر مریم نواز صاحبہ، جیسا کہ ان کی ایک اور بہن بھی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ہم کبھی یہ تجزیہ نہیں کریں گے وہ کہاں بیٹھی ہیں، کیسے بیٹھی ہیں، ہمارے لیے بڑی محترم ہیں. یہ کیونکہ چیف منسٹر ہیں، ایک پبلک آفس ہولڈ کرتی ہیں، تو دس از آر بزنس کہ یہ ہماری روایات کی امین ہوں. اور میں نے دوبارہ کہا کہ یہ ویسٹرن روایات میں بھی یہ درست نہیں ہے اور یہ ایسٹرن میں بھی درست نہیں ہے. جتنا یہ جڑ کے پھنس کے بیٹھی ہوئی ہیں اس گاڑی میں، اور ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی اس گاڑی میں بیٹھنا. پرائم منسٹر کو گاڑی گفٹ دی ہے، یہ اس میں باہر رہ لیں، ہر جگہ پر انہوں نے چھلانگ مار کے ضرور چڑھنا ہے، ٹریکٹر پر بھی انہوں نے چڑھنا، ہر چیز پہ انہوں نے چڑھنا ہے. تو یہ میری بہن ہر چیز پہ نہ چڑھیں، سائڈ پہ بیٹھ جاتی یا ایسی ارینجمنٹ کر لیتی کہ وہ خاتون ان کے ساتھ بیٹھ جاتی، جو ترک خاتون دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن یہ پھنس کے بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہی تصویر جو ہے یہ کسی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہوتی تو نواز شریف صاحب نے کہنا تھا کہ ہماری عورتیں تو جلسے میں معذب ہوتی ہیں، ان کی عورتیں تو ناچنے والی ہیں.
ان کی عورتیں تو ٹھمکے لگاتی ہیں. تو یہ ایسے الفاظ خود دوسروں کی عورتوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ لگاتار معیوب حرکتیں مریم صاحبہ کی طرف سے کلچرلی ایز اے چیف منسٹر ہو رہی ہیں. ویسے مجھے کوئی پرابلم نہیں, پھر عورت کارڈ نہ نکال لیجیے گا. اور دوسری معیوب حرکت میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی, دوسری شہزادی صاحبہ نے گاڑی چلائی تھی, حالانکہ وہ بھی ویسٹرن اور ایسٹرن دونوں کلچرز میں معیوب سمجھا جائے گا. ایک خاتون جو ہے اس کو ڈرائیور بنانا, بیٹی کو, ہمارے کلچر کے حساب سے اور ویسٹرن کلچر کے حساب سے بھی ایک لیڈی کو, جسے آپ نے فرسٹ لیڈی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہ پاکستان کی فرسٹ لیڈی جو ہے وہ ڈرائیور بن گئی ترک صدر کی. تو یہ کوئی شان حرکت نہیں ہے. ہاں چلیں, صدر زرداری خود چلائیں, شہباز شریف چلائیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک دوستی کا ضمر آئے گا. وہ ایک خواتین تو نہ ویسٹ میں نہ ایسٹ میں اس طرح کی سروسز خواتین پرووائڈ نہیں کرتی. ان کو تو آنریبلی ڈرائیو اراؤنڈ کیا جاتا ہے پچھلی سیٹ پر یا اگلی سیٹ پر بٹھا کر, جو بھی ان کی جگہ بنتی ہو. تو یہ میری حیرانی کے لیے کافی ہے کہ ترک صدر کا یہ دورہ تھا, اس میں دونوں شہزادیاں جو ہیں وہ جو ہمارے اور ویسٹرن دونوں کلچرل نارمز ہیں, خصوصی طور پر یہ جو پوزیشنز دونوں ہولڈ کرتی ہیں, ایک آفیشلی فارملی فرسٹ لیڈی ہیں اور ایک چیف منسٹر ہیں, تو یہ دونوں جو ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم اس کے اوپر مزید کیا بات کریں. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے خط لکھنے پر انہیں حیرانگی ہے. 300 صفحوں کا خط جیل میں سے کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتے. اب 300 صفحوں کا جو خط ہے وہ عمران خان صاحب نے جیل میں سے بیٹھ کے نہیں لکھا, انہوں نے اپنا 1 یا 2 صفحوں کا خط لکھا اور اس کے ساتھ 300 صفحوں کے ثبوت ان کی پارٹی نے ساتھ لگائے, کیونکہ اندر سے عمران خان صاحب نے کہا کہ تمام ثبوت ساتھ لگائیں. تو جب وہ تمام ثبوت لگے تو وہ 300 صفحوں کے بن گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ 300 صفحوں کا اندر بیٹھ کے کیسے لکھا. ابھی حال ہی میں ایک ٹاؤٹ کہہ رہے تھے کہ اندر تو ان کے پاس قلم دوات ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کیسے خط لکھا. شاید صالح ظافر صاحب کہہ رہے تھے. تو ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے کوشش نہیں کرتے. ابھی تک 1970 اور 80 کی دہائی میں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کرنا ہے. اچھا جی, وی نیوز نے پریشر کے اوپر زبیر علی خان صحافی ہیں, ان کو نوکری سے نکال دیا. بھرپور مذمت کرتے ہیں. زبیر بڑے تگڑے صحافی ہیں, سچ بولتے ہیں اور چیزوں کو بڑے کھلے کھڑاک کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں. پھر آرمی چیف کی خبر کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, لیکن وہ اب اگلے ولاگ میں کریں گے, ولاگ لمبا ہو گیا. ایک خبر جو انہوں نے صحافیوں کو دی وہ کیوں دی, کیسے دی, اس پر اگلے ولاگ میں بات کرتے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.